पिछले 2 क्लास में नॉर्मलिटी और मोलरिटी समाप्त हो गया है। क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं, तरीका समझ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। असाइनमेंट सभी लोग ले चुके हैं? जो लोग नहीं लिए हैं जाते वक्त ले लीजिएगा, क्योंकि अब उसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी। प्लीज शांत हो जाइए, हल्ला इतना मत कीजिए। मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। अंतर नहीं, संबंध। अंतर होता है डिफरेंस। लिख लिए क्या आप लोग? देखिए, इस संबंध को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बेसिक ढंग से क्लास किए हैं, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। फिर भी हम आपको याद दिलाने का प्रयास करते हैं। आपको याद है ये चीज़, यदि आपको किसी भी चीज़ का मोल निकालना होता था तो आप वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट करते थे। सबको पता है वेट किस चीज़ में होना चाहिए? ग्राम। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, आप याद कीजिए इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। याद है? आप इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2। और तीसरा, आपको याद होगा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया गया था वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। बस ये वेट होना चाहिए किसमें? ग्राम। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। याद है आपको? ये सब बात बताया जा चुका है आपको। अच्छा देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम यूज करेंगे यहाँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। यानी इक्विवेलेंट वेट के बदले हम यदि मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। लिख सकते हैं या नहीं? तो ऐसी स्थिति में ये जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट, जो कि होना चाहिए किसमें? ग्राम में, बटा इक्विवेलेंट वेट के जगह मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। ये एन फैक्टर ऊपर जाएगा, गुना में बदल जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसको लिख क्या सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट, जो कि होना चाहिए ग्राम में, बटा मॉलिक्यूलर वेट और गुना एन फैक्टर। क्या इसमें किसी को दिक्कत भी है? अब बताइए, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, यही न मोल होता है। तो यहां से एक बात स्पष्ट है कि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा मोल गुना एन फैक्टर। ये जो संबंध आया, ये आया ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में। यदि किसी भी चीज के मोल को एन फैक्टर से गुना कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है? ग्राम इक्विवेलेंट में। अच्छा, यदि एन फैक्टर का मान 1 हो जाए तो इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू 1, तो वैसी स्थिति में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा मोल के। यानी उस हर पदार्थ के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या और मोल की संख्या बराबर होती है जिसके एन फैक्टर का मान 1 होता है। एक आध गो ऐसा कंपाउंड बताइए तो जिसका एन फैक्टर 1 होता हो। NaCl, Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, 1 प्लस 1 माइनस। हम कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं। HCl, H प्लस Cl माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, यानी एन फैक्टर 1। जो चार्ज होता है वही ना एन फैक्टर होता है। NaCl, KCl, NaOH, H2O, KOH, HNO3, AgCl, AgBr। अब कितना एग्जाम्पल लिखे? हम तो कुछ लिख के खाली समझाना चाह रहे थे कि इस तरह का कंपाउंड रहेगा तो इस तरह की बातें होंगी।
अभी जो संबंध निकला है वो ग्राम और मोल में निकला है, जबकि हमको संबंध चाहिए मोलरिटी और नॉर्मलिटी में। यहां तक पहुंचिए तब फिर आगे बताएंगे कि क्या है। देखो बिधर, अब एक बार फिर से हम उसी रिलेशन से चलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं एन फैक्टर इनटू मोल। बोलिए हाँ या ना। एक्चुअल में ये जो संबंध है यहीं से हम इसको लिए हैं। मैथमेटिक्स आपको अधिकार देता है कि आप बराबर के दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं, सेम चीज़ को जोड़ सकते हैं, सेम चीज़ को घटा सकते हैं, सेम चीज़ से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि समान चीज़ से इधर उधर सेम चीज़ करते हैं। तब जैसे दो जोड़ दिए दो घटा दिए, तो दो जोड़ दिए घटा नहीं दिए, मतलब इधर भी दो जोड़ दिए इधर भी दो जोड़ दिए, फिर कट के इतने आ जाएगा। सेम चीज करना है तो यहां हम क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं। दोनों तरफ वॉल्यूम लीटर से भाग देने पर, यदि आप दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, अच्छा बट्टा में क्या लिख दें, वॉल्यूम किस यूनिट में, लीटर में, एन फैक्टर गुना क्या है, मोल। अच्छा ये होल बटा करें या सिर्फ इसका बटा लिखने फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये गुना में है। प्लस या माइनस में रहता तब बहुत फर्क पड़ता, तब गलत हो जाता। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम किस में, लीटर में। ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ही ना नॉर्मलिटी होता है। एन फैक्टर तो ठीक है, मोल बटा वॉल्यूम यही ना मोलरिटी होता है। देखिए जिस संबंध को आप ढूंढ रहे थे वह तुरंत मिल गया ना। तो यहां से नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से, एन फैक्टर को इंडिकेट करते हैं स्मॉल एन से, और मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। इस प्रकार एक संबंध आया नॉर्मलिटी बराबर एन फैक्टर इंटू मोलरिटी, यानी एन इज इक्वल टू एन एम, जहाँ पर एन नॉर्मलिटी है नॉर्मलता, एन एन फैक्टर है और एम जो है वह मोलरिटी है मोलरता है। उतारिए। अच्छा एक बात और, यदि एन फैक्टर का मान एक हो तो ऐसी स्थिति में नॉर्मलता और मोलरता आपस में बराबर हो जाएगा, यानी उस हर एक विलयन की नॉर्मलता और मोलरता बराबर होगी जिसके विलय का एन फैक्टर का मान एक होगा। उतारिए यहां तक फिर आगे लिखना है। हम्म, बिल्कुल लिखेंगे, इसमें पूछने की क्या बात है। आगे हम लोग लिख सकते हैं इफ एन फैक्टर इज इक्वल टू वन देन एन इज इक्वल टू एम। यहां तक पहुंचिए, नीचे एरो देके लिखिए। लिखेंगे एरो दीजिए, लिखिए यदि विलय के एन फैक्टर का मान
यदि विलय के n फैक्टर का मान 1 हो, यदि विलय के n फैक्टर का मान 1 हो तो उस विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता का मान आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। हो गया, लिख लिए। अब ये पूरा सब समाप्त हुआ, नॉर्मलता और मोलरता दोनों। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन बनाइए, इसके बाद अगला स्टार्ट हम कर देंगे। लिखेंगे 500 ग्राम CaCO3, 500 ग्राम CaCO3 2000 मिलीलीटर ml, 2000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। 2000 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता, विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी? विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी? इधर देखिए, मोलरिटी बराबर कल फॉर्मूला पढ़े थे, x गुना 1000 बटे v गुना मॉलिक्यूलर वेट। बताइए x का मान कितना? 500 गुना 1000, वॉल्यूम इसमें cc में ही चाहिए 2000, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। 1000 दुना 2000, 100 पचे 500, यानी ये कितना आ गया? 5/2m, 5/2m। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं नॉर्मलता बराबर होता है nm। CaCO3 है ना, CaCO3 का n फैक्टर कितना? 2। तो हम यहाँ पर नॉर्मलता बराबर कहेंगे 2 गुना 5/2, n बराबर 5। और देखिए नॉर्मलता निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह नहीं निकालना पड़ा, तो मोलरता निकल गया तो उसी से नॉर्मलता भी निकल गया, क्योंकि एन फैक्टर हमको पता चल गया और मोलरता और नॉर्मलता में हम संबंध जानते हैं। CaCO3 का एन फैक्टर इसलिए 2 होगा क्योंकि जब ये टूटता है तो Ca पर 2 प्लस और CO3 पर 2 माइनस आता है। 2 प्लस 2 माइनस, एन फैक्टर 2। तो इस हिसाब से यदि आप मोलरता ज्ञात कर लेते हैं तो नॉर्मलता निकल जाएगा, नॉर्मलता निकाल लेते हैं तो मोलरता निकल जाएगा। आप याद कीजिए तीसरा केमिकल यूनिट, आप हेडिंग डाले थे मोललिटी, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं मोललता, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मोललिटी, और शॉर्टली ये इंडिकेट होता है स्मॉल m से। तो ये तीसरा केमिकल यूनिट है। हेडिंग डालिए, पहले परिभाषा लिखिए, बाद में फिर समझेंगे इसको।
शुरू करें लिखाना। लिखिए 1 kg विलायक में उपस्थित 1 kg 1 kg विलायक में उपस्थित विलायक, विलियन नहीं, विलायक, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलियन की विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। विलियन की मोलल, देखो नाम एक जैसा है, कंफ्यूज मत हो जाना। मोलरता और मोललता, तो जो हेडिंग लिखी है वही कहते हैं, लिख लीजिए। मोललता कहते हैं, लिख लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। लिखिए फॉर्मूला, स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। चूंकि यह भी फॉर्मूला लंबा चौड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। स्मॉल m बराबर मोल बटा केजी। मोल किसका? मोल चाहिए विलय का, और केजी किसका? विलायक। यानी मोललता यदि आप निकालना चाहते हैं तो विलियन में विलय के मोल की संख्या ज्ञात कर लीजिए, विलायक का कुल भार केजी में ज्ञात कर लीजिए, मोल में केजी से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही मोललता होगा। लेकिन थोड़ा इसको और बढ़िया से समझिए, इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। जैसे नाम में कन्फ्यूजन है ना, मोललता मोलरता में, कंसेप्चुअली भी कुछ दिमाग में कन्फ्यूजन आता है। जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आया, अभी बोल भी रहे थे कि सर विलायक लिखा रहे हैं विलियन, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप इधर थोड़ा देखिए और ढंग से दोनों में अंतर को समझिए। आप पहले आप पहुंचिए यहाँ तक। देखो, एक हम बर्तन लेते हैं, इसमें थोड़ा पानी भर लेते हैं, एक और बर्तन लेते हैं, इसमें भी पानी भर लेते हैं। तुम जब नॉर्मलता निकाला, तुम जब मोलरता निकाला, तो वैसी स्थिति में हम विलियन का आयतन लिए, और वह भी किस मात्रक में? लीटर में। तो विलियन का आयतन लेने का मतलब थोड़ा समझिए। आप पानी लिए, पानी में चीनी नमक जो भी मिलाए होंगे आप वो मिला दीजिए, और मिलाने के बाद, मतलब विलायक था पानी, उसमें चीनी नमक टाइप का जो भी चीज़ मिलाना था यानी विलय, वो मिला दिए। अब दोनों को मिलाने के बाद तब हम उसको माप रहे हैं कि इस विलियन का कुल आयतन कितना है। यानी जब हम विलियन के आयतन की बात करते हैं तो उसमें विलायक और विलय दोनों कंसीडर हो जाता है, दोनों ले लिया जाता है। लेकिन जब आप मोललता निकालेंगे तो इसमें सिर्फ विलायक का भार चाहिए केजी में। यानी आप इसमें कुछ डालने से पहले चेक कर लीजिए कि पानी, वैसे तो पानी द्रव है, उसको हम लोग मापते हैं, लेकिन तौल भी तो सकते हैं पानी को। तो आप उसको पहले तौल लीजिए कि वो कितना किलोग्राम है, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम जो भी है वो आप लिख लीजिए, वो कहलाएगा आपका विलायक का भार। अब ऊपर से यदि कुछ डाल रहे हैं, जैसे 5 मोल चीनी तुम डाल दिया, तो 5 मोल चीनी ये विलय का मोल कहलाएगा। इस बात को विलय के भार से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम वहां पर विलियन का भार नहीं लिखे हैं, हम किसका भार लिखे हैं? विलायक का भार लिखे हैं। विलायक का भार लिखे यानी शुद्ध जल का भार हम लिख रहे हैं। तो इससे पहले जब फॉर्मूला बना तो आप लिखे विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, यहाँ पर लिखे विलय के मोलों की संख्या बटे विलय का भार केजी में। यहाँ पर हमको विलय का भार चाहिए, ना कि विलियन का।
तो ये अंतर आपको याद रखना है कि इस समय विलियन का आयतन था, इसमें विलायक का आयतन नहीं है, विलायक का भार है, वह भी किस मात्रक में, केजी में। अब ये क्वेश्चन कैसे देता है और आपको उस क्वेश्चन पर कैसे काम करना चाहिए, इस पर देख लीजिए। एक बात और, इस चैप्टर के लिए देखिए, अभी बाद में उठा लीजिएगा, देखिए आप लोग इधर, इस चैप्टर के लिए ये वाला जो मात्रक है ना, मोललता, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोलरता जो यूनिट आप पढ़े पिछला यूनिट, ये पूरे केमिस्ट्री, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है इसका। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इसके बिना संभव नहीं है, और मोललता के बिना यह चैप्टर संभव नहीं है। जितना भी आगे नियम आएगा ना, सब इसी पर आएगा, इसीलिए इसको थोड़ा और ढंग से समझने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन आपको कैसे देगा और आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी। कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी। और एक बात और, इस नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो जब भी आपको लगे कि तुम नहीं समझे हो कि हम क्या बोले हैं, तो ज़रूर पूछ लेना, अल्टर फल्टर कुछ मत लिख देना। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन क्या करेगा, विलय का भार दे देगा। तो मान लीजिए कि विलय का भार आपको दिया A ग्राम, लिखते जाइए साथ साथ। मान लीजिए कि विलय का भार 1 ग्राम दे दिया है, तो बताओ यदि A कहीं लिखा रहेगा इसमें, तो क्या हम समझेंगे उसको, विलय का भार किस मात्रक में, ग्राम में। यूनिट का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो कैलकुलेशन बनाने में आपको दिक्कत होगा। और दूसरा एक और चीज आपको देगा, एक देगा विलायक का भार। ये केजी में देगा नहीं, ये चाहिए केजी में, क्वेश्चन में प्रायः ये देता है ग्राम में। तो कितना दे दिया, B ग्राम। तो आपसे पूछेगा कि इस विलियन का मोललता क्या होगा, तो आप इस सॉल्यूशन को कैसे कैसे बनाएंगे, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। विलय का भार 1 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे दीजिए, मोल में बदल जाएगा। विलायक का भार ग्राम में दिया हुआ है, 1000 से भाग दीजिए, किलोग्राम में बदल जाएगा, मोल को केजी से भाग दे दीजिए, बन जाएगा। यानी सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो आप वहाँ पर विलय का भार नहीं, बल्कि आप लिखेंगे विलय का मोल। 1 ग्राम था भार, और 1 ग्राम को मोल में बदलना है, तो मॉलिक्यूलर वेट से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा A बटा मॉलिक्यूलर वेट, इतने मोल होगा ना, बोलिए। और दूसरा, विलायक का जो भार आपको दिया हुआ है, आपको चाहिए विलायक का भार, लेकिन ग्राम में दिया हुआ है, ये चाहिए केजी में, तो B बटा 1000 कर दें, इतना क्या हो गया, केजी। अब तुम सब जानते हो कि मोललता बराबर मोल को रखते हैं हम ऊपर और केजी को रखते हैं नीचे। तो ऐसी स्थिति में मोललता बराबर, मोल आया कितना, A बटा मॉलिक्यूलर वेट, बटा केजी कितना आया, B बटा 1000। तो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, ये 1000 ऊपर जाके गुना में बदल जाएगा, ये हो जाएगा A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। इस चैप्टर में इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हमको लगता है कि कम से कम 125 से 130 बार तुमको ये लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला। ये A क्या है, ग्राम में, ये बोलिए साथ में, नहीं तो लटपटाइएगा आगे चल के। A है विलय का भार ग्राम में, और B क्या है, विलायक का भार ग्राम में। सुनिए, इस फॉर्मूला में ये दोनों ग्राम में है, और इस फॉर्मूला में विलायक का भार केजी में है। तो यही अंतर रखना, हर जगह देखिए 2 गो बात चल रहा है। पिछला तीनों यूनिट में देख रहे हैं 2 गो फॉर्मूला चल रहा है, एक जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, और एक क्वेश्चन किस रूप में आपको देगा और आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आप याद कीजिए, नॉर्मलिटी बराबर आपको मिला x गुना 1000 बटे V गुना E, ये सेकेंडरी फॉर्मूला है। प्राइमरी तो होता है ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। दूसरा में मिला x गुना 1000 बटे V गुना मॉलिक्यूलर वेट, ये सेकेंडरी फार्मूला था। प्राइमरी फार्मूला तो था मोल बटा वॉल्यूम लीटर में। और ये तीसरा
मोलालिटी होता है मोल पर केज, लेकिन वो तो सेकेंडरी फॉर्मूला है जिसमें क्वेश्चन देगा A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। तो इस तीनों को ढंग ढंग से समझना है, और वो सिंबल किस मात्रक में है इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो मात्रक गड़बड़ाएगा, आपका आंसर सीधे गड़बड़ आ जाएगा। उतारिए, उतार लीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी और मोललिटी में संबंध, लेकिन कुछ होमवर्क है, आप उसको नोट कर लीजिए। देखें तो असाइनमेंट जल्दी लाइए। तो जो भी लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, आप पहले ये असाइनमेंट मंगवा लीजिए PDF में, फिर आप काम कीजिए। आप लोग सुनिए जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो असाइनमेंट मिला है इसमें बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक बनाने में जो लोग बेसिक यहाँ क्लास किए हैं उनको भी दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बात 11th से संबंधित है। 11th यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है बनाने में, लेकिन फिर भी हम सबको एक तरफ से सॉल्व कर देंगे, बता देंगे। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन बनाना जो है वो है 16 से बनाना, 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 41 तक। नोट कीजिए तो होमवर्क 41 ने, सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 41 तक होमवर्क नोट कीजिए पहले। नहीं, अब हम बात करते हैं, पहले होमवर्क नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 41 तक सुनिए ध्यान से। नहीं 16 से नहीं, 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 23 तक नॉर्मलता से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 35 तक मोलरता से संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 36 से 41 तक मोललता से संबंधित है। अब हमारी बात सुनिए, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इस कॉपी में मत बनाइएगा, क्योंकि आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो कभी गलती करेंगे, कभी सही होगा। तो आप सब लोग एगो रफ कॉपी, जो ज़्यादा क्वालिटी का नहीं भी हो, पेज थोड़ा ख़राब भी होगा तो चलेगा, क्योंकि उस पर तो रफ ही ना आपको करना है। आप अपने से कॉपी खरीद लीजिए मार्केट से, और अलग से कॉपी न्यूमेरिकल का बनाइए। और ये बैठो, और ये न्यूमेरिकल का जो कॉपी होगा वो सिर्फ इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं होगा, वो अगला जो सभी चैप्टर है उसका भी न्यूमेरिकल उसी में आप लोग बनाएंगे। तो न्यूमेरिकल का कॉपी सेपरेट रखिए। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, कल न्यूमेरिकल का क्लास होना नहीं है, क्लास होगा आगे थ्योरी का। आप देखिए, हम कभी नहीं चाहते हैं कि आपको एक ही दिन में इतना सारा बोझ दे दें जिसमें दब के आपका प्राणे निकल जाए, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में, और फिर आपको मन ही नहीं करे बनाने का। लेकिन आप थोड़ा ईमानदार बनिए। अगला संडे को इस पर डिस्कशन होगा। सैटरडे और संडे 2 दिन हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास रखेंगे, शनिवार को और रविवार को, और उस दिन सिर्फ न्यूमेरिकल पर ही बात होगी। तो आपके पास आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार है ना, तो आज का दिन है, फिर कल शुक्रवार हो गया, शनिवार को भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और रविवार को 2 दिन लगेगा बनाने में, चूँकि बताने में टाइम लगता है। तो वही काम हम लोग करेंगे। न्यूमेरिकल का क्लास सैटरडे और संडे रहेगा, बाद बाकी सभी वर्किंग डे में हम लोग थ्योरी करेंगे, और थ्योरी में जितना जरूरी न्यूमेरिकल है वो हम साथ साथ कराते चलेंगे, ठीक है। तो कल ये असाइनमेंट लाना नहीं है आपको, सिर्फ थ्योरी पर आप बनाइए, घर पर क्वेश्चन बनाइए कॉपी लेके। डिस्कशन सैटरडे को होगा, फिर हम जो आगे दिशा निर्देश जारी करेंगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। जो लोग असाइनमेंट नहीं लिए हैं, असाइनमेंट जरूर ले लीजिए।